किसी ने सच ही कहा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूं एक नई रचना के साथ जिसका शीर्षक है मंगलमुखी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं मंगलमुखी। सेठ तिलकराज के घर में 4 लड़कियों के पश्चात एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे परिवार में जैसे खुशियों की बहार आ गई। हर कोई बड़े लाड़ चाव से बच्चे पर न्योछावर हुआ जा रहा था। नामकरण के शुभ अवसर पर सेठ जी ने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया और पंडित जी ने हवन के पश्चात परिवारजनों की सहमति से बच्चे को राजकुमार का नाम दिया। राजकुमार के जन्म से जैसे पूरे घर का वातावरण खिलखिलाने लगा था और सभी के लाड प्यार और दुलार के साथ राजकुमार का बचपन पूरी शानो शौकत और ऐशो आराम से बीत रहा था। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होने लगा, उसके हाव भाव और चाल चलन, अंगों का विकास और बोल चाल का रवैया बदलने लगा। राजकुमार को लड़कियों की तरह सजना संवरना बेहद भाता। कभी कभी तो वह अपनी बहनों के वस्त्र भी पहन लेता। शुरू में तो तिलकराज जी और उनकी पत्नी ने राजकुमार की इन हरकतों को उसकी बाल सुलभ अटकेलियां समझा, मगर धीरे धीरे उसका बदलता व्यवहार देखकर उन्हें आभास होने लगा था कि राजकुमार अपने हम उम्र अन्य बच्चों जैसा सामान्य बालक न होकर सबसे जुदा है। स्कूल में भी सहपाठी राजकुमार का खूब मजाक बनाते और अध्यापक गण भी अक्सर उसकी शिकायत तिलकराज जी से करते रहते। तीसरी कक्षा तक पहुँचते पहुँचते राजकुमार, जो कभी परिजनों की आंखों का तारा था, आज सबकी आंख की किरकिरी बन चुका था। जिस प्यार और अपनेपन का नाम परिवार है, वह तो कहीं कालांतर में छूटता सा प्रतीत होता था। राजकुमार के व्यवहार में आई इस अप्रत्याशित बदलाव को समझने की चेष्टा ना तो परिवारजन कर रहा था और ना ही कोई समझना चाहता था। दिन रात लाड प्यार लुटाकर गोद में लेकर घूमने वाली जन्मदायिनी भी अब उसे वांछित तवज्जो नहीं दे पा रही थी। धीरे धीरे राजकुमार को घर में आने वाले मेहमानों से भी छुपाकर रखा जाने लगा और उसका घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया गया। उसके असाधारण व्यवहार के चलते उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। राजकुमार का बालमन अपने प्रति इस कठोर व्यवहार से बहुत दुखी था। हर पल पलकों पर बिठाकर रखने वाला परिवार आज पग पग पर उसे प्रताड़ित क्यों कर रहा था। सबसे अधिक जिल्लत तो उसे पिता के हाथों और जुबान से मिलती। कैसा अनुभव होता होगा उस बच्चे को जिसे बचपन में अथाह स्नेह मिला हो, मगर आज प्यार के नाम पर केवल अपमान और हृदय को आघात पहुंचाने वाले तीखे कटाक्ष मिलते हों। अब तो राजकुमार को पिता के सामने आने से भी डर लगने लगा था, क्योंकि जैसे ही पिता की नज़र उस पर पड़ती, उसकी शामत आ जाती। जैसे तैसे राजकुमार का जीवन बीत रहा था। स्कूल से तो उसे पहले ही निकाल दिया गया था, परंतु पढ़ाई के प्रति शुरू से ही समर्पण के चलते राजकुमार अपनी बड़ी बहनों की किताबें पढ़ पढ़कर अभ्यास करता रहता। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते राजकुमार के शरीर की संरचना में आमूल चूल परिवर्तन आ चुके थे और अब परिजनों के लिए उसे बाहरी दुनिया से छुपाकर रखना संभव नहीं था। पिता के लिए यह भीषण अपमान का कारक बन गया था और लोगों के तानों और फवत्तियों से दुखी होकर एक दिन वह मदिरा पान कर घर पहुँचे और आते ही उन्होंने राजकुमार को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया और घर से निकल जाने का आदेश सुना दिया। पिता की डांट तो राजकुमार को अक्सर ही पड़ती रहती थी, परंतु आज उनका ऐसा रूप देखकर उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। उसके मन को तो यह आभास ही नहीं था कि आखिर उसका कसूर क्या है। पूरे 2 दिन तक राजकुमार घर के बाहर ही डेरा डाले पड़ा रहा कि शायद पिता का गुस्सा शांत होने पर वह उन्हें वापस बुला लेंगे।
उसे पूर्ण आशा थी कि उसकी जन्मदायिनी माँ, जो उसे अत्यधिक प्रेम करती थी, अवश्य ही उसे रोक लेगी। मगर दिसंबर की कड़ाके की सर्दी में वह 2 दिन तक सड़क पर ठिठुरता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। अंततः राजकुमार रोता बिलखता नन्हे नन्हे कदम चलता हुआ एक नई दुनिया की ओर आ गया, जिस बेरहम दुनिया से वह नावाकिफ था। दिन भर चलते चलते वह काफ़ी दूर निकल आया और अंततः थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गया। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो वह एक वीरान सा मैदान था, जहाँ पर कुछ लोग सैर कर रहे थे। उसे काफ़ी भूख भी लग रही थी और ऊपर से ठंड भी बढ़ती जा रही थी। वह एक कोने में दुबक कर बैठ गया और कब जाने उस मासूम को नींद ने अपने आगोश में ले लिया, उसे पता ही नहीं चला। उसकी निंद्रा तो तब भंग हुई जब कुछ लोगों ने उसे झंझोड़कर उठाया। ठंड के मारे उसका शरीर अकड़ चुका था और वह कांप भी रहा था। आँख खुली तो उसने देखा कि उसके चारों ओर कुछ लोग जमा थे, जो सुबह वहाँ पर सैर करने के लिए आते होंगे। एक सज्जन ने राजकुमार के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा कौन हो तुम और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? राजकुमार के होंठ अनायास ही फड़फड़ाए। उसके कंठ से कोई स्वर नहीं निकला। उसकी जीवा तो मानो तालू से चिपक कर रह गई थी। जब 9 माह तक अपने लहू से सींचकर जन्म देने वाली माँ और उसके सरप्रस्त पिता ने ही उसे घर से निकाल दिया, तो अब उनका नाम लेने से उसे क्या हासिल होने वाला था? वह चुपचाप वहाँ से उठा और तेज तेज कदमों से चलते हुए वहाँ से निकल गया। कुछ दूरी पर पहुँचने पर एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। मंदिर में आते जाते लोग उसे ही घूर रहे थे। एक श्रद्धालु ने तो जाते जाते उसके हाथ में कुछ पैसे थमा दिए। राजकुमार को बुरा तो बहुत लगा, परंतु पेट की आग के आगे सब नियम ढेर हो जाते हैं। इसलिए वह पैसों को लेकर चाय की दुकान पर पहुंचा, जहां से उसने चाय और डबल रोटी खाकर कुछ समय के लिए पेट की भूख को शांत कर लिया। परंतु सीने में उमड़ता ज्वार भाटा उसे बेचैन किए हुए था। दिमाग में उमड़ते घुमड़ते सवालों का तूफान उसके सिर की नसों को फाड़कर बाहर आने के लिए तैयार था। दिन भर यहाँ वहाँ घूमते घुमाते वह भटकता रहा। सांझ ढलने को थी और सूर्य अपनी लालिमा समेट दूर कहीं बादलों की ओट में जा चुका था। सड़कों पर भी वीरानता छाने लगी थी। राजकुमार अपने विचारों की तंद्रा में खोया हुआ था कि अचानक किसी ने उसके कूल्हों पर एक चपत लगा दी। हड़बड़ाए राजकुमार ने पलट कर देखा तो 2 मंचले उसके आजू बाजू मंडरा रहे थे और बड़ी बेशर्मी से उसे ही घूरे जा रहे थे। राजकुमार तेज तेज कदमों से चलते हुए आगे बढ़ने लगा, मगर मंचलों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक युवक ने आगे बढ़कर उसके गाल पर चिकोटी काट ली और दूसरे ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमार ने साहस बटोरते हुए दूसरे युवक की बाजू पर अपने तीखे दांत गड़ा दिए तो वह दर्द से बिलबिला उठा। दर्द के आवेश में जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, राजकुमार तेजी से भाग खड़ा हुआ और काफ़ी दूर तक लगातार तब तक भागता ही चला गया जब तक वह थक हार कर गिर नहीं गया। भूखा पेट, घरवालों की बेरुखी और बेरहम ज़माने के थपेड़े, राजकुमार के मन के भीतर जंग छिड़ी हुई थी। एक मन कहता, क्या हुआ अगर परिवारजनों का प्यार नहीं मिलता? कम से कम सिर पर सुरक्षा का साया तो है, माता पिता उसे अवश्य ही आसरा देंगे। मगर दूसरे ही पल दिमाग कहता, नहीं नहीं, पिता ने तो उसे जलील करके घर से निकाल दिया है, अब उसके लिए उस घर में कोई जगह नहीं। उसके दिल और दिमाग में अभी घमासान जारी था कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा, तो उसने अनायास ही पलट कर एक जोरदार प्रहार किया। एकाएक हुए इस हमले के आघात का ताव ना सहते हुए राजकुमार के पीछे खड़ी एक महिला छिटक कर दूर जा गिरी। हड़बड़ाहट में हुए इस हादसे से राजकुमार घबरा उठा और उस महिला को उठाने की कोशिश करते हुए बोला,
माफ़ कीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको देखा नहीं, कौन हैं आप? बेटा, मेरा नाम है रुखसार बानो और मैं भी तुम्हारी तरह ज़माने की सताई हुई हूँ। और मैं क्या, हमारे जैसे सभी लोगों की किस्मत में रुसवाई ही लिखी है। इस सभ्य समाज में हम जैसे लोगों के लिए उपहास, घृणा और लोलुपता भरे वासनात्मक कटाक्ष ही हमारे हिस्से आते हैं। मगर इस समाज को भी क्यों दोष दें, जब परमात्मा ने ही हमारे पूर्व जन्मों के पापों की सज़ा देने के लिए हमें इस योनि में भेजा है। एक ही सांस में जैसे रुखसार बानो ने अपने जीवन की तमाम जिल्लत भरी सिलवटें उघाड़ डाली, उसके चेहरे के रंग पल पल बदल रहे थे और राजकुमार हैरान परेशान एकटक उसे ही देखे चले जा रहा था। परंतु उनकी कहीं बड़ी बड़ी बातें समझना उसके वश से बाहर था। मगर कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अब इसे राजकुमार की किस्मत मानो या रुखसार बानो के व्यक्तित्व की कशिश या ममतामयी दिल की आवाज़, राजकुमार अनायास ही उससे लिपट गया और कई दशकों से सीने में किसी कोने में दफन माँ की ममता ने उफान मारा कि रुखसार ने राजकुमार को सीने से लगा लिया। और कितनी ही देर तक दोनों सारे ज़माने से बेखबर अपने कलेजे को ठंडक पहुँचाते रहे। काफ़ी देर बाद रुखसार जब थोड़ी संयत हुई तो उन्होंने राजकुमार के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आओ बेटा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ जहाँ पर सारे हम जैसे लोग ही रहते हैं और वही है हमारा असली घर। हम जैसे लोग मतलब? राजकुमार ने अपनी प्रश्नात्मक दृष्टि रुखसार पर गड़ा दी। हाँ बेटा, हम जैसे लोग। हम इन लोगों से भिन्न हैं, बल्कि यूँ समझो कि हम असाधारण हैं। तभी तो यह मंदबुद्धि लोग हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाते और हमें ताउम्र पल पल इस जलालत का एहसास कराया जाता है। समाज में हमारे जैसे वर्ग के लिए कई नाम दिए गए हैं, जैसे हिजड़ा, खुसरा, किन्नर, छक्के, मंगलमुखी और ना जाने क्या क्या। मगर हमें नहीं मिला तो बस प्यार। परिवार वाले ही हमें घर से धक्के देकर भगा देते हैं और लगभग हम सबकी यही कहानी है। रुखसार बानो की उंगली थामे राजकुमार लगातार आधा घंटा चलने के बाद एक स्थान पर पहुंचा तो सामने एक बड़ी सी हवेली थी। राजकुमार अभी हैरानी से हवेली को ताक ही रहा था कि रुखसार ने उससे मुखातिब होते हुए कहा, आओ बेटा, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम यहीं पर रहोगे और तुम मुझे अम्मा कहकर बुला सकते हो। परंतु नए घर में प्रवेश से पहले मुझे तुम्हारा नामकरण करना होगा। आज से तुम्हारा नाम राजकुमार नहीं बल्कि नगमा होगा। बधाई हो नगमा बिटिया, तुम्हें तुम्हारा नव जीवन मुबारक हो। आज से तुम अपनी हर इच्छा पूर्ण कर सकती हो। यहाँ पर मेरे घर में तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। राजकुमार ने आगे बढ़कर अम्मा के पैर पकड़ लिए और आंखों की कोरों से नमकीन पानी की धार बह निकली। हवेली में पहुंचने पर नगमा का भव्य स्वागत किया गया। अम्मा ने नगमा को अपने हाथों से खाना खिलाया। पेट की आग शांत होते ही थकी हारी नगमा अम्मा की गोद में सर रखकर चैन की नींद सो गई। असल में ऐसा प्यार भरा एहसास उसे बरसों बाद नसीब हुआ था और निद्रा में भी उसके चेहरे पर अजब सी शांति थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने सुझाव हमें भेजते रहें। मैं बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगी मंगलमुखी का दूसरा और अंतिम भाग लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल NS एजुकेशन होम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।